दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन। एडीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए 54 क्वेश्चन हैं और जो एमपी सिविल जज एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टॉप 100 क्वेश्चन हैं। और एडीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए 54 में से 45 यानी स्कोर आना ज़रूरी है। अगर आपके 45 आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन अच्छी यानी आपकी प्रिपरेशन या तैयारी एडीपीओ की अच्छी है। और अगर आप एमपी सिविल जज देने वाले हैं तो आपके 100 में से 85 यानी आपका स्कोर आना चाहिए। अगर इससे आपका कम आ रहा है तो आपको और पढ़ाई करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। और दोस्तों ये क्वेश्चन है ये ईजी हैं और ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, इनसे आप अपनी तैयारी का आइडिया लगा सकते हैं कि आपने प्रिपरेशन कितनी की है किस सब्जेक्ट में। दोस्तों इस टाइप से आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप से और वीडियो आपके लिए अब आएंगी। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले देखते थे, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। जस्ट आपका क्वेश्चन रहेगा और आपको खुद इसका आंसर करना है, ठीक है। तो पहले नंबर है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को किसने ड्राफ्ट किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को किसने ड्राफ्ट किया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ड्राफ्ट किया है सर जेम्स फिट्ज स्टीफन ने। और दोस्तों साक्ष्य अधिनियम एक प्रोसीजरल लॉ है, आपको पता है। और जैसे सीपीसी भी प्रोसीजरल लॉ है, सीपीसी है, साक्ष्य अधिनियम है, सीआरपीसी है। साक्ष्य अधिनियम यानी जो एविडेंस एक्ट है 11 चैप्टर हैं, इसमें 167 सेक्शंस हैं और 3 पार्ट में है। एविडेंस एक्ट से सिविल जज में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एविडेंस है आपका लेक्स फॉरी लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा से संबंधित है यानी कौन सा सिद्धांत किस धारा से संबंधित है। दोस्तों एविडेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं और केस लॉ से, तो आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए, राइट। तो रेस जेस्टी धारा 6, प्ली ऑफ एलिवी धारा 11 और नेसेसिटी धारा 32। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी काफ़ी पूछा जाता है। दोस्तों सिद्धांत से क्वेश्चन आपके सिविल जज हो, एडीपी हो, यूपीएपीओ में तो आपने देखे ही होंगे, आते ही आते हैं। दोस्तों टीपीए से भी आ जाते हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन कहाँ पे है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस कहाँ पे है, राइट। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कहाँ पे है, डायरेक्ट सेक्शन भी पूछी जाती हैं और डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का मतलब क्या है वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड रेलिवेंट अंडर, यानी दोस्तों जो एक्यूज्ड है उसका कंडक्ट किस धारा में रेलिवेंट होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 8 में एक्यूज्ड का कंडक्ट रेलिवेंट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला, पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब और दूधनाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। यानी ये मैटर किस किस से संबंधित है, यानी सॉरी ये किस मतलब उससे संबंधित हैं, जैसे रेस जेस्टी से संबंधित हैं या डाइंग डिक्लेरेशन से। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे आपको कि सावल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार मामला किस डॉक्ट्राइन से संबंधित है, दे देंगे रेस जेस्टी, डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन या प्ली ऑफ एलिवाई। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन के आप इतने क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन के, ठीक है। तो सावल दास वाला मामला आपका रेस जस्टिस से संबंधित है, जो धारा 6 में अभी देखा था। क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला ये डाइंग डिक्लेरेशन का मामला है। दोस्तों क्वीन ऑफ अब्दुल्ला एक ऐसा केस है, इसके फैक्ट भी पूछे जाते हैं, ये डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। धारा 32 थोड़ी सी आप पढ़िए। पलविंदर कौर वाला मामला ये कन्फेशन से संबंधित है। और कन्फेशन को क्या एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है, अगर हाँ तो किस सेक्शन में आपको बताना है, और अगर नहीं किया गया है तो एडमिशन को कहाँ डिफाइन किया गया है आपको बताना है। दूधनाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी ये प्ली ऑफ एलईवी से रिलेटेड है, जो कि हम लोगों ने धारा 11 में देखा था अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन आपसे एविडेंस एक्ट में पूछे जाते हैं। तो एडमिशन कहाँ है, तो एडमिशन 17 में है। दोस्तों एडमिशन अगर आपने सीपीसी पढ़ी है तो ऑर्डर 12 में भी आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप ये धारा 31 में है, यानी जो स्वीकृतियां हैं वो निश्चायक सबूत नहीं होती हैं लेकिन वो विबंध करती हैं, धारा 31 में है। और डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि करेक्ट स्टेटमेंट में भी दे देते हैं कि एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप, सो धारा 31 है, राइट। बर्डन ऑफ प्रूफ 101 में है। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कितना कारावास दे सकते हैं। जनरल क्वेश्चन है, सभी बनना चाहिए। जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हैं यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यानी आपकी नियुक्ति उसी पर होगी सिविल जज में, ठीक है, यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन सेकंड क्लास। तो जो द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट हैं वो 1 वर्ष का कारावास दे सकते हैं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष, असिस्टेंट सेशन जज 10 वर्ष। और दोस्तों एडीजे और आपके जो यानी जो एडीजे हैं और आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं यानी जो सेशन जज हैं और आपके जो वहाँ पे यानी हाई कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट वाले जो जजेस हैं, विधि द्वारा प्राधिकृत दोस्तों कोई भी आपका कारावास या दंडादेश दे सकते हैं, मृत्युदंड भी। लेकिन दोस्तों अगर आपके जो एडीजे और डीजे द्वारा अगर आपका जो मृत्युदंड दिया जाता है तो उसको कन्फर्मेशन करवाना पड़ता है हाई कोर्ट से। आप पढ़िए धारा 366 और 368 सीआरपीसी, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता में कितने अध्याय, कितनी धाराएं, कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों सीआरपीसी में
37 चैप्टर हैं, 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। दोस्तों जब आप आईपीसी में जाएंगे तो उसमें दोस्तों आपको कोई भी शेड्यूल्स नहीं है। एविडेंस में भी आपको कोई भी शेड्यूल्स नहीं मिलेगी। तो एविडेंस इसके अलावा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं आपसे कि सीपीसी में कितने ऑर्डर्स हैं और कितने उसमें सेक्शंस हैं, राइट। तो 37 चैप्टर हैं, सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स में हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि सीआरपीसी की जो शेड्यूल 2 है इसमें कितने फॉर्म्स हैं और चार्ज को किस फॉर्म्स में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं लेकिन जनरलाइज वे में आपको पता होना चाहिए। समरी ट्रायल कहाँ है, बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, प्ली बार्गेनिंग कहाँ है। तो अभी आप समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं अग्रिम जमानत को कहाँ बताया गया है, अग्रिम जमानत कौन दे सकता है, और समरी ट्रायल में आपकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है, कौन मामले समरी ट्रायल है, ठीक है। तो क्या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है, कर सकते हैं तो क्यों, या कौन सी धारा में ये क्वेश्चन आता है कई बार। समरी ट्रायल दोस्तों 260 से 265 तक है, बेल एंड बॉन्ड्स 436 से 450, प्ली बार्गेनिंग 265 से 265 है। प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चन आता है प्ली बार्गेनिंग को यानी कब जोड़ा गया, और प्ली बार्गेनिंग यानी जो है प्ली बार्गेनिंग किन मामलों में हो सकता है। जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं क्या उनमें प्ली बार्गेनिंग हो सकता है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है इज गुड कैरेक्टर ऑफ पर्सन इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो दोस्तों अच्छा सील है क्या वो रेलिवेंट है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। दोस्तों अच्छा सील रेलिवेंट है, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन दोस्तों बुरा सील रेलिवेंट नहीं है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। और दोस्तों सिविल प्रोसीडिंग में तो कोई भी आपका कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका बैड कैरेक्टर कब रेलिवेंट होगा ये क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन है दोस्तों। अगर आपने पहले से आपने एविडेंस दे दिया कोर्ट में कि मैं अच्छे साक्ष्य का हूँ, तो दोस्तों विरोधी पक्षकार उसका दे सकते हैं बैड कैरेक्टर का एविडेंस, राइट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन से फिर से है कि प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को कहाँ बताया गया है। तो सेकंड देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस 62 में है सेक्शन, सेकेंडरी एविडेंस 63 में है, पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 में है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट 75 में है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो डिटेल्ड वाले क्वेश्चन हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। धारा 53 दंड संहिता में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है। दोस्तों 5 प्रकार के दंड का प्रावधान है, आईपीसी की सेक्शन 53 आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजद्रोह कहाँ है, तो राजद्रोह 124 में है। राजद्रोह से पनिशमेंट पूछी जाती है और राजद्रोह वाला मामला काफ़ी न्यूज़ में, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक डिसीजन वगैरह दिया था कि हर मामले में जो धाराएं वगैरह लग रही हैं और राजद्रोह की धारा स्पेशल लग रही है तो उससे रिलेटेड यानी गाइडलाइंस वगैरह जारी की थी। तो राजद्रोह से केस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। केदारनाथ सिंह वाला और एक बिहार वाला मामला है वो काफ़ी पूछा जाता है इससे। केस डायरी से कौन सी धारा संबंधित है, धारा 172 केस डायरी से संबंधित है। 172, 173 और 167 सीआरपीसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कन्फेशन केस्ड बाय इंडूसमेंट, थ्रीट और प्रॉमिस इज कंटेंट इन। सो दोस्तों सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल दैट पोजेशन इज अ प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप इज कंटेंट इन। सो धारा 110 में है, साक्ष्य अधिनियम में। नेक्स्ट है आपको बताना है इस्टोपल, एक्म्प्लिस और होस्टाइल विटनेस किस धारा में है। दोस्तों इस्टोपल से चैप्टर पूछा जाता है, इस्टोपल किस चैप्टर में है, और इससे काफ़ी इस्टोपल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इससे एक केस पूछा जाता है पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का, और पूछा जाता है इस्टोपल है जो विबंध, क्या इस सिविल मैटर में विबंध लागू होता है और क्या एक क्रिमिनल मैटर में लागू होता है या क्या ये दोनों मैटर में लागू होता है। दोस्तों आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इस्टोपल 115, एक्म्प्लिस 133 और होस्टाइल विटनेस 154। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है होस्टाइल विटनेस से। ए डम्ब विटनेस इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर अंडर, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। और डम्ब विटनेस दोस्तों 119 एविडेंस एक्ट में एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। नेक्स्ट है प्रिविलेजेस। दोस्तों प्रिविलेज दिए गए हैं कुछ एविडेंस एक्ट में, तो वो प्रिविलेजेस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका प्रिविलेजेस का भी रहता है। जजेस एंड मजिस्ट्रेट को प्रिविलेज कहाँ पे है, तो अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो क्वेश्चन आप पे बनना ही चाहिए जजों से रिलेटेड। तो जजेस एंड मजिस्ट्रेट 121 में, वाइफ एंड हस्बैंड को प्रिविलेजेस है 122 में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन 124 में और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन दोस्तों 126 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट सेक्शन से फिर है, होस्टाइल विटनेस को कहाँ बताया गया है, तो 154 में यानी पक्षद्रोही साक्षी। और इसके अलावा नेक्स्ट है सेक्शन 11 है सीपीसी है 8 एक्सप्लेंटेशन। धारा 11 है जो सीपीसी जिसमें रेस जुडिकाटा है दोस्तों, तो उसमें कितने एक्सप्लेंटेशन है, 8 एक्सप्लेंटेशन है। उसमें एक्सप्लेंटेशन 4 और एक्सप्लेंटेशन 6 उससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया कहाँ पे है, तो 87 आईपीसी इस पर बेस्ड है। और एक क्वेश्चन आपका आता है डॉली कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स और मैकनॉटन रूल, राइट, इनसे क्वेश्चन आईपीसी में आ जाता है। नेक्स्ट और इसके अलावा विकीरियस लाइबिलिटी क्वेश्चन आता है आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन विकीरियस लाइबिलिटी डॉक्ट्राइन पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन तो एडल्टरी 497 और बाइगेमी 494। एडल्टरी से केस पूछा जाता है आपका जोसेफ स्वाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अंडर विच सेक्शन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड, यानी दोस्तों एपीओ की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है, धारा 25 सीआरपीसी।
नेक्स्ट है हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर 133 ऑफ CRPC। 133 CRPC में आदेश कौन जारी कर सकता है? तो डीएम की नियुक्ति कहाँ होती है? धारा 20 में। और आपके कलेक्टर की तो MPLRC में जाइए आप कलेक्टर में, ठीक है। SDM की भी आपकी नियुक्ति यहीं से होती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी आपकी CRPC से होती है, यानी DM, SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो इनकी CRPC से नियुक्ति होती है। जबकि आप अगर इनकी आप वैसे देखेंगे तो कलेक्टर है, जैसे SDO है और तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, तो इसके लिए आपको MPLRC यानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कलेक्टर की नियुक्ति धारा 16 में होती है MPLRC में। तो DM, SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी करते हैं। दोस्तों अथॉरिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि धारा 144 है, ये कौन कौन लगा सकता है? तो DM, SDM और राज्य द्वारा सशक्त किया गया है दोस्तों, तो कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी लगा सकता है। और जो 144 से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, जैसे 144 कितने माह तक के लिए रहती है? तो 2 माह के लिए जनरली, लेकिन राज्य सरकार उसको 6 माह तक भी बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी एज। तो यहाँ जो इस काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि जो मैम आपके जो ये ड्राफ्ट करती हैं ये उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया है, इसलिए काफ़ी मिस्टेक है। लार्जेस्ट पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी एज दोस्तों 15 दिन। पुलिस कस्टडी मतलब का टाइम है 15 दिन। दोस्तों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी पुलिस कस्टडी दे सकते हैं 7 दिन के लिए। इन अ समरी ट्रायल मैक्सिमम पनिशमेंट कैन इम्पोज्ड। समरी ट्रायल में दोस्तों अधिकतम कितना कारावास दिया जा सकता है सज़ा? तो वो दोस्तों 3 माह है। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एक्यूज्ड पर्सन हिमसेल्फ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो जो एक्यूज्ड पर्सन है वो भी दोस्तों सक्षम साक्षी है 315 CRPC में। नेक्स्ट दोस्तों CRPC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन धारा 395 में क्या है? रेफरेंस है हाई कोर्ट के लिए, और इससे रिलेटेड एक आपको ऑर्डर भी है रेफरेंस से, ठीक है। और एक सेक्शन भी है CPC में 46 ऑर्डर है, 113 सेक्शन है। हाँ, तो रेफरेंस टू हाई कोर्ट 395 में, सेशन कोर्ट पावर 399 में, हाई कोर्ट को पावर है रिवीजन की 401 में और इनहेरेंट पावर है 482 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। 395 में क्या है? रेफरेंस टू हाई कोर्ट। 399 में दोस्तों सेशन कोर्ट को पावर है रिवीजन की। तो आपको ऐसा याद रखना है, पहले सेशन जज रिवीजन करेगा फिर हाई कोर्ट, क्योंकि पहले 399 है फिर 401, ठीक है। 482 में क्या है दोस्तों? इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर से क्वेश्चन आता है, सिविल जज में भी पूछा गया था, लेकिन आपके पूछा गया था इस सिविल से रिलेटेड, यानी 151 CRPC आपसे 151 CPC आपसे अभी सिविल जज में इस बार क्वेश्चन आया था इनहेरेंट पावर से। इनहेरेंट पावर से डायरेक्ट एक तो आपका सेक्शन पूछ लेते हैं और इससे केस पूछे जाते हैं। संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो दोस्तों 105 संविधान में अभी तक संशोधन हो चुके हैं। आपको जो लास्ट के 5 हैं, यानी 101 से लेकर 105 ये आपको पढ़ने हैं। 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? और आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे GST है, EWS है, राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी ये सब आपके राइट टू एजुकेशन है, इनसे रिलेटेड अमेंडमेंट अगर हुए हैं तो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। कहाँ पे है एविडेंस में? तो धारा 56 से लेकर 58 तक। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों करेक्ट ऑर्डर क्या है एग्जामिनेशन का? काफ़ी क्वेश्चन इससे आता है, धारा 137, 135 इनसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है पहले, उसे ही दोस्तों चीफ एग्जामिनेशन कहते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर री एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है मुख्य पर, तो हाँ आप अभी थोड़ा जान लीजिए, किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा क्या कहलाती है? मुख्य परीक्षा। प्रति परीक्षा किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा प्रति परीक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है पिकार्ड वर्सेस सीयर्स इज लीडिंग केस ऑन। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स दोस्तों काफ़ी विख्यात मामला है, काफ़ी पूछा जाता है, ईस्टोपल से ये संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों रिफ्रेशिंग मेमोरी कहाँ पे है? स्मृति ताजी करना, तो 159 एविडेंस एक्ट। लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पे हैं? 141 और होस्टाइल विटनेस 154 और एकॉम्प्लेस 133। दोस्तों ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा इस वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सेप्ट टू रिसीव इच कॉल्ड। दोस्तों ये लीडिंग क्वेश्चन है। लीडिंग क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जा सकते हैं? क्या दोस्तों चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या क्या दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। द टर्म एग्जामिनेशन इज चीफ इज डिफाइंड इन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट। फॉर्म नंबर 32 CRPC प्रोवाइड्स फॉर्मेट ऑफ। जो फॉर्म नंबर 32 है CRPC का, इसमें किसका फॉर्मेट है? तो चार्ज का फॉर्मेट है। दोस्तों चार्ज आपके CRPC में चैप्टर 17 में चार्ज फ्रेम कौन करता है क्वेश्चन आता है, या क्या चार्ज को परिवर्तित किया जा सकता है? नो कोर्ट सेल टेक कॉग्निजेंस। और दोस्तों अगर आपके जो CRPC में चार्ज फ्रेम होते हैं तो ऐसा CPC में क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है।
नो कोर्ट सेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, यानी कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा अगर वो मामला मान के चलिए उसमें ऐसा है कि उसमें जो कारावास या सज़ा है मात्र फाइन से है, तो आफ्टर पीरियड ऑफ 6 मंथ। दोस्तों ये लिमिटेशन से क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए कोई ऐसा अपराध है जिसमें आपका जो अधिकतम कारावास मात्र 1 साल तक है, तो उसका संज्ञान यानी उसका लिमिटेशन पीरियड क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर सिर्फ फाइन से है तो उसका लिमिटेशन पीरियड है 6 मंथ। नेक्स्ट है अग्रिम जमानत कब प्रदान की जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। अग्रिम जमानत किसके द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों जो एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं अग्रिम जमानत को, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट आपके एंटीसिपेटरी बेल देते हैं। 438 आप पढ़िए CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेफ्ट से रिलेटेड। दोस्तों इनसे डिटेल क्वेश्चन आते हैं थेफ्ट से, तो अभी आप लोग समझ लीजिए थेफ्ट कहाँ पे है। तो थेफ्ट 378 में है चोरी, एक्सटॉर्शन 383, रॉबरी 390 और डकैती 391 और यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ IPC डिक्लेयर्स ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन अफेंस। सो दोस्तों 370 IPC। नेक्स्ट है क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन इन विच केसेस। किस केस में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिस्टिंक्शन किया गया था। दोस्तों महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, काफ़ी विख्यात मामला है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। दोस्तों 3 मंथ है, अधिकतम 3 मंथ के अलावा आपको नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा तहत 73 IPC में इसको बताया गया है। मैकनॉटन का नियम किससे संबंधित है। इंसैनिटी से संबंधित है। किस धारा में ये क्वेश्चन आता है। डॉली इन कैप्स ये क्या है रूल, ये धारा 82 IPC में है। आर वर्सेस ड्यूडली एंड स्टीफन्स एज अ लीडिंग केस ऑन। दोस्तों ये नेसेसिटी से रिलेटेड काफ़ी विख्यात मामला है। विच सेक्शन राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड टू केसिंग डेथ। दोस्तों 103 है एक। दोस्तों धारा 99, धारा 100 और धारा 103, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका प्रॉपर्टी में डेथ कारत यानी मृत्यु कारत करने तक है धारा 103 में। किन मामलों में है वो भी आप पढ़ लीजिए। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, तो ये मैक्सिमम है धारा 95 IPC में है। पनिशमेंट फॉर रियूटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर, तो कहाँ है धारा 147 में है, बलवा के लिए दंड। अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड इन IPC। अनलॉफुल असेंबली को बोलते हैं दोस्तों विधि विरुद्ध जमाव। कहाँ पे बताया गया है। विधि विरुद्ध जमाव को दोस्तों बताया गया है धारा 141 में। दोस्तों विधि विरुद्ध जमाव के लिए मिनिमम कितने व्यक्ति रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन आता है। आपको इस टाइप से दे देंगे बलवा, दंगा, विधि विरुद्ध जमाव, और बगल में ऑप्शन में दे देंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पहले दे देंगे राइट है, और आपको बताना पड़ेगा किसमें कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। जैसे रॉबरी है, डकैती है, एक्सटॉर्शन है, ठीक है। तो आपको इनके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बाय पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल पनिशेबल। अगर आप दोस्तों विक्टिम का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो पनिशेबल है 166B में। दोस्तों ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल के लिए है। रिवीलिंग आइडेंटिटी और नेम ऑफ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर, सो दोस्तों 228A IPC। नेक्स्ट है दोस्तों पनिशमेंट फॉर कीपिंग लॉटरी ऑफिस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर। लॉटरी ऑफिस रखना कहाँ दंडनीय है, 294A में। नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन पब्लिक प्लेस एज ऑफेंस, सो दोस्तों 279 का ऑफेंस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 289 से, 289 से। एक क्वेश्चन 279 और 289 और एक 271, इनसे अभी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन पब्लिक प्लेस एज एन ऑफेंस 279 IPC में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है पब्लिक न्यूसेंस कहाँ बताया गया है। पब्लिक न्यूसेंस 268 में, ऑब्सनिटी 294 में और ऑब्सनिटी न्यूज़ में है, इससे केस पूछे जा रहे हैं। ठग 310 में, मर्डर 300 में। किस केस में धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया था। दोस्तों मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है विख्यात। इसमें धारा 303 IPC को असंवैधानिक यानी दोस्तों अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था। दोस्तों अब जो क्वेश्चन होंगे वो सिविल जज के लिए हैं, आपके ADPO के लिए हेल्पफुल नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट है क्या ऑर्डर की सेकंड अपील हो सकती है। दोस्तों ऑर्डर की द्वितीय अपील कभी नहीं हो सकती है। तो आपको 43 ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा और 104 सेक्शन, लेकिन दोस्तों ऑर्डर की सेकंड अपील कभी नहीं हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा कहाँ पे है। रेस सब जुडिस सेक्शन 10 में है, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है। सबसे पहले रेस जुडिकाटा किस केस में बताया गया था, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑर्डर से रिलेटेड, तो ऑर्डर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्डर 6 दोस्तों वैसे तो 51 ऑर्डर हैं, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं और कुछ ऑर्डर से जैसे रूल्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऑर्डर 8 रूल 9 या ऑर्डर 9 रूल 13 इस टाइप वाले, या ऑर्डर 6 रूल 17, यानी कुछ रूल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो वो हम लोग बात की वीडियो में देखेंगे। तो 6 में क्या है, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग है, ऑर्डर 7 में प्लेंट है, ऑर्डर 12 में एडमिशन है।
प्लीडिंग में दोस्तों क्या क्या शामिल है? प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। ऑर्डर 40 में क्या है दोस्तों? रिसीवर। एक क्वेश्चन आता है, क्या कलेक्टर को भी रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस ऑर्डर और किस रूल के तहत? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो ऑर्डर 40 रूल 5 में कलेक्टर भी रिसीवर नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है, नो अरेस्ट एंड डिटेंशन इन अ सिविल इम्प्रिजनमेंट कैन बी मेड इफ द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ। आप एक बात याद रखिए, सिविल प्रिजन में सीपीसी के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा सिविल प्रिजन में नहीं रखा जा सकता। अब 3 माह भी किसे रखा जा सकता है? जब डिक्री निष्पादन योग्य है और 5000 से ज़्यादा की है। 2 से 5000 तक है तो आपको 42 दिन, यानी उसमें ऐसा नहीं लिखा, उसमें 6 वीक लिखा है, तो 6 × 7 आप कर लीजिए, 42 डेज हो गए। और अगर 2000 तक की है तो दोस्तों आपको सिविल प्रिजन में नहीं रखा जाएगा। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन वेयर डिक्री इज फॉर मोर देन 5000 रुपीज़, यानी डिक्री का निष्पादन यानी 5000 रुपये से ज़्यादा की है तो आपको 3 मंथ तक सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है। इससे दोस्तों 2 क्वेश्चन आते हैं। एक, जीवन निर्वाह भत्ता किस धारा में है? सब्सिस्टेंस अलाउंस, राइट, इंग्लिश में ऐसा ही कुछ कहते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस। किस सेक्शन में है सब्सिस्टेंस अलाउंस? और जीवन निर्वाह भत्ता कौन, यानी कौन उसका भार सहन करता है? नेक्स्ट है सेक्शन 56 प्रोहिबिट्स अरेस्ट एंड डिटेंशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। दोस्तों ये 56 प्रोहिबिट करती है वुमेन को, यानी वुमेन को मनी डिग्री में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता वुमेन को। कॉम्प्रोमाइज सूट कहाँ है? तो ऑर्डर 23 रूल 3 में कॉम्प्रोमाइज सूट को बताया गया है। कैन कलेक्टर अपॉइंट रिसीवर? दोस्तों अभी देखा था, क्या कलेक्टर को रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है? दोस्तों ऑर्डर 40 में रिसीवर से रिलेटेड प्रोविजन है और ऑर्डर 40 रूल 5 में कलेक्टर को रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दस्ती समन इज रिलेटेड टू, काफ़ी पूछा जाता है। तो दोस्तों दस्ती समन इज रिलेटेड टू ऑर्डर 5 रूल 9A। और दोस्तों ये प्लेंटिफ को दिया जाता है कि प्लेंटिफ आपका डिफेंडेंट के यहाँ पर समन दिया है। सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, यानी प्लेंटिफ के लिए दिया जाता है, ठीक है। सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन कहाँ है? तो ऑर्डर 5, इसे दोस्तों प्रतिस्थापित तामील कहते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन से, तो ऑर्डर 5 रूल 20 में है। ऑर्डर 6 रूल 17 इज रिलेटेड टू, दोस्तों 617 का आवेदन आपने अगर सुना होगा तो वो यही है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में संशोधन करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर 6 रूल 17 आप पढ़िए। क्लेरिकल एंड एरिथमेटिकल मिस्टेक इन जजमेंट्स कैन बी रेक्टिफाइड, तो 152 CPC। इंटरप्लीडर सूट हैज बीन डिफाइंड, तो इंटरप्लीडर सूट कहाँ है? तो सेक्शन 88 CPC। इसके अलावा दोस्तों एक ऑर्डर है ऑर्डर 35, ये भी आप पढ़ सकते हैं। द अटैचमेंट ऑफ सैलरी कैन कंटिन्यू फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ, दोस्तों 24 माह तक आपकी कुर्क हो सकती है। पार्टीज मस्ट बी फाइल्ड लिस्ट ऑफ विटनेस विदिन, दोस्तों इशू फ्रेम होते हैं उसके 15 दिन के अंदर तक आपको विटनेस की वो फाइल करनी होती है कि आप किस किस को साक्षी के लिए बुला रहे हैं। तो इशू फ्रेम कहाँ पे होते हैं? आपके सिविल मैटर में। क्रिमिनल मैटर में आपके चार्ज फ्रेम होते हैं। तो आपके जैसे इशू फ्रेम हो गए तो 15 दिन के अंदर आपको विटनेस की लिस्ट वहाँ पर देनी पड़ती है। कैन ए प्लेंट रिजेक्टेड एज इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज कैज ऑफ एक्शन, दोस्तों इसका मतलब आप समझिए, अगर कोई प्लेंट है उसमें बाध हेतु की नहीं है तो क्या प्लेंट रिजेक्ट होगा? दोस्तों बिल्कुल होगा। दोस्तों अकेला बाध हेतु की नहीं, अन्य कारण से भी आपका प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है, तो वो हम लोग क्वेश्चन बाद में देखेंगे। जैसे आपका जो प्लेंट है मान के चलिए वो 2 प्रतियों में फाइल नहीं कर रहा है तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप केज ऑफ एक्शन नहीं बता रहे हैं, और भी उसमें है प्रोविजन। इनहेरेंट पावर यूज्ड बाय द कोर्ट, इनहेरेंट पावर जो कोर्ट यूज़ करती हैं वो किस लिए, ठीक है। इनहेरेंट पावर आपकी जो CPC में है 151 में, CRPC में 482 में, MPLRC में आपको पढ़ना पड़ेगा धारा 32। तो इनहेरेंट पावर एंड ऑफ जस्टिस, न्याय के हित के लिए, और टू प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, यानी न्याय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। राइट टू लॉज अ कैविएट अंडर, कैविएट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैविएट कितने दिन तक रहती है? तो 148A में आप राइट टू लॉज अ कैविएट है, इसका एक अमेंडमेंट पूछा जाता है कि ये किस वर्ष हुआ था, तो इसमें 90 दिन है कैविएट, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन कहाँ है? 144 है। क्या दोस्तों रेस्टिट्यूशन के लिए कोई ऑर्डर है? क्या दोस्तों वो डिक्री में आएगा? तो आपको ही बताना है। सेकेंड अपील अंडर CPC लाइज बिफोर, द्वितीय अपील कहाँ होती है? हाई कोर्ट में। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट इज रिलेटेड टू, सुधारा 89 CPC आप पढ़िए, और इसमें दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, आर्बिट्रेशन है इसमें, कंसिलिएशन है, जुडिशियल मीडिएशन, सेटलमेंट वगैरह है इसमें, तो एक पूछ लेते हैं इसमें से क्या नहीं है। 4 आपको 3 जो राइट रहेंगे, एक आपको ऐसा दे देंगे जो इसमें नहीं है, और उसी से क्वेश्चन आएगा। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग अ नोटिस अंडर 80 CPC, 80 CPC में 2 माह का नोटिस दोस्तों जरूरी है, यानी सरकार के खिलाफ आप केसेस ला रहे हैं तो 2 माह का पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। इसके लिए आप एक ऑर्डर पढ़ सकते हैं, ऑर्डर 27। दोस्तों अब ये क्वेश्चन TPA से है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है TPA से, डॉक्ट्राइन से रिलेटेड। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस 52 में है, सबरोगेशन 92 में है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी 14 में है। एक क्वेश्चन आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन से आता है,
तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस और फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, ये क्वेश्चन आते हैं। फॉरेन कोर्ट को कहाँ बताया है 2.5 में, फॉरेन जजमेंट 2.6 में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2.11 में। अंडर विच प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर अ केस, सो 25 CPC में सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर अ केस। दोस्तों CPC की बात हो रही है। प्रीसेप्ट कहाँ पे है, 46 में है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 77 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि TPA में सेल कहाँ बताया गया है। सेल है 54 में, मॉर्गेज 58 में। मॉर्गेज दोस्तों 6 टाइप बताए गए हैं मॉर्गेज के। लीज पट्टा 105 में, लीज पट्टा दोस्तों आप MPLRC में भी पट्टा है, और गिफ्ट 122 में। तो दोस्तों सेल है धारा 54 में, मॉर्गेज 58 में। 6 प्रकार के मॉर्गेज हैं। लीज 105 में, और पट्टे कितने वर्ष के लिए होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है MPLRC में। गिफ्ट 122 में। और आपके एक क्वेश्चन आता है धारा 127 से गिफ्ट से रिलेटेड, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और धारा 124, इन दो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओनरस गिफ्ट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, दुर्वरदान तो 127 TPA। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहाँ बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट में, 124 कॉन्ट्रैक्ट में। सब एजेंट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 191। इंटरम कंपनसेशन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, अंतरम प्रतिकार प्रक्रम लिखित अधिनियम में कहाँ पे है, 143 में है। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है जो आपका अंतरम प्रतिकर दिया जाता है कितने प्रतिशत, ऐसा कुछ दिया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है 20%, 30%, 40% या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है दोस्तों। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज अंडर TPA एक्ट, दोस्तों धारा 138 काफ़ी पूछी जाती है NIA एक्ट में दोस्तों। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज अंडर TPA एक्ट, TPA में दोस्तों 6 टाइप के मॉर्गेज हैं। तो अभी आप लोग बस थोड़ा देख लीजिए, बाकी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोमिसरी नोट कहाँ पे है। प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज 5 में, और चेक सेक्शन 6 में। नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो 338 में। दोस्तों आपको याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, दोनों से क्वेश्चन आता है। लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ CPC कौन सा है, तो ऑर्डर 21 है, उसमें 106 रूल है। कंटिन्यूइंग गारंटी इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, तो 129 में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। प्लीडिंग मस्ट बी साइंड, प्लीडिंग किसके द्वारा साइन होनी चाहिए दोस्तों, पार्टी के भी द्वारा और प्लीडर के भी द्वारा। प्लीडिंग से क्वेश्चन आता है किस, मतलब जो प्लीडिंग है वो किस उससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर 6। प्लीडिंग में क्या क्या शामिल है क्वेश्चन आता है। एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड कहाँ होती है, तो 9/13, आपने 9/13 का आवेदन ऐसा कुछ सुना होगा। तो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर, तो ऑर्डर 38 रूल 5। ऑर्डर 38 से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक ऑर्डर 38, एक ऑर्डर 39, इनसे क्वेश्चन आता है टेम्पररी इंजंक्शन कहाँ पे है। अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, दोस्तों निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील कहाँ है, तो ऑर्डर 44 में है। इसके अलावा आप निर्धन व्यक्तियों द्वारा बात, ऑर्डर 33। रेफरेंस अंडर सेक्शन 113 CPC मेड, रेफरेंस CPC में कहाँ है, तो हाई कोर्ट। इसके अलावा 395 आप पढ़िए CRPC इससे रिलेटेड। नो ऑर्डर अंडर 144 इन्फोर्स मोर देन जनरली, यानी धारा 144 आपने सुना होगा, धारा 144 लग गई, धारा 144 लग गई, अभी आपने काफ़ी सुना होगा दोस्तों। वो 2 माह तक एक बार के लिए रहती है। अभी देखा था कौन कौन लगा सकता है धारा 144, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब दोस्तों जो DM है ये भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, DM, SDM और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों ये 2 माह तक लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको 6 माह तक बढ़ा सकती है। हु कैन पास ऑर्डर अंडर CRPC 125, दोस्तों जो CRPC की 125 है मेंटेनेंस, अभी ये दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में है, अभी इससे रिलेटेड केस आ रहे हैं, और आपके शाह बानो और सायरा बानो दोनों केस पूछे जाते हैं। पहले कौन सा केस आया, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें जो ऑर्डर कौन पास करता है, JMFC। इसमें दोस्तों काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर कहाँ है, तो 110 में है दोस्तों। 106 से लेकर 110 CRPC, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इनमें अथॉरिटीज़ पूछी जाती हैं। 106 में मतलब 106 में कौन है अथॉरिटी, 110 में कौन है। 110 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसमें 3 वर्ष है। जो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर है दोस्तों 110 में, ये 3 वर्ष आपको याद रखना है। DK वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक लीडिंग मामला है, किससे संबंधित, ये अरेस्ट से रिलेटेड है। प्ली बार्गेनिंग को कहाँ बताया गया है, चैप्टर 21A में 265A से 265L। प्ली बार्गेनिंग दोस्तों जब CRPC लागू हुई थी 1 अप्रैल 1976 से, जब ये प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट नहीं था। एक क्वेश्चन आता है प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट भारत ने किस देश से लिया है, और दूसरी बात प्ली बार्गेनिंग कब से ये कंसेप्ट भारत में लागू हुआ, ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो दोस्तों आप लोग अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपने कितना स्कोर किया। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन थोड़े फास्ट मोड में देखे, लेकिन इसीलिए देखे कि आप अपनी तैयारी को जांच पाएँ, या
आप अपनी उसको देख पाएँ कि आप मतलब कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप सिविल जज प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी आप अगर 100 में से 85 कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, और इससे कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो ADPO में 54 में से आप 45 कर पा रहे हैं तो आप सही हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए स्टडी 16 से, क्योंकि इसमें आप लोगों को दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम लोगों ने थोड़े आज फास्ट देखे और थोड़ी इसमें ड्राफ्टिंग की मिस्टेक थी। क्या है दोस्तों, जो मैम आपके जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करती हैं वो उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो छुट्टी पे थी, ठीक है। तो देखते हैं, थैंक यू।